Good morning to all of you. Myself, Dr. Rachna Chaudhary, Department of Microbiology, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का मेरा टॉपिक है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन हम जानते हैं कि स्टरलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें माइक्रोबियल लाइफ के सभी फॉर्म फिजिकल, केमिकल व गैसियस एजेंट्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वेजिटेटिव और स्पोरिक दोनों ही फॉर्म्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, या एनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही स्टरलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट एक टर्म है इससे रिलेटेड डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब ही है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो नेसेसरली स्पोर्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं वो केमिकल डिसइंफेक्टेंट होते हैं और जो सेफली लिविंग टिश्यू में अप्लाई किए जाते हैं और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं और तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें स्टरलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। हम जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही किसी भी तरह के कंटामिनेशन और इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इनको स्टरलाइजेशन के द्वारा ही हम इनको रिमूव या डिस्ट्रॉय करते हैं जिससे कि वो हमारे सरफेस तक ना पहुंचे। अब हम ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे किल होते हैं। या तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यदि हमको किल करना है या रिमूव करना है तो सबसे पहले ये मैकेनिज्म होता है कि उनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो डीनेचर्ड हो जाए, या उनकी जो डीएनए सिंथेसिस है वो इंटरप्ट हो जाए, या फिर उनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो यदि डिस्टर्ब हो जाए तो धीरे धीरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन। जो स्टरलाइजेशन है मोस्टली फिजिकल और केमिकल मेथड्स के द्वारा होता है। फिजिकल स्टरलाइजेशन में हम देखते हैं हीट है, रेडिएशन है, फिल्ट्रेशन है, जबकि केमिकल स्टरलाइजेशन में अल्कोहल एंड एल्डिहाइड है, फिनॉल एंड हैलोजेंस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सॉल्ट है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स जैसे कि इथिलीन ऑक्साइड गैस है, डाइज एंड वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट। हम देखते हैं यूज ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का यूज किसी भी मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट या जो भी सर्जिकल प्रोसीजर में यूज होते हैं, मीडिया है, रिएजेंट है, इन सबको स्टरलाइज करने में माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ फूड और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं वहां पर भी सेफ्टी पर्पस से जो भी कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म है उनको रिमूव करने के लिए स्टरलाइजेशन का यूज किया जाता है। अब ये बोलते हैं कि व्हाट टू स्टरलाइज, मतलब हमें क्या क्या चीजें स्टरलाइज करनी चाहिए। तो ये कि सभी इंस्ट्रूमेंट जो कि सॉफ्ट टिश्यू और बोन्स में पेनिट्रेट हो सकते हैं उन सभी को स्टरलाइज करना चाहिए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको ओरल टिश्यू के कांटेक्ट में आते हैं वो उनको स्टरलाइज करना चाहिए। यदि स्टरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है या कुछ डैमेज हो सकता है तो उस कंडीशन में हमें वहां पर डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेंट का यूज करना चाहिए। हम देखते हैं फिजिकल मेथड से हम कैसे स्टरलाइज करते हैं। फिजिकल मेथड में जैसे कि इनोकुलेटिंग वायर है, लूप्स है, इनको हम रेड हीट के द्वारा स्टरलाइज करते हैं। ग्लास वेयर है, सिरिंज है, पैट्री डिशेस है, टेस्ट ट्यूब्स है, इनको हॉट एयर ओवन के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। डिस्पोजेबल सिरिंज और जो भी डिस्पोजेबल आइटम्स हैं उनको हम गामा रेडिएशन के द्वारा स्टरलाइज करते हैं। उसी की तरह कल्चर मीडिया जिसको ऑटोक्लेविंग के द्वारा हम स्टरलाइज करते हैं। कुछ ऐसे कल्चर मीडिया होते हैं जिनमें सीरम और एग प्रेजेंट होता है, उनको हम टिंडलाइजेशन के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। टॉक्सिन है, सीरम, शुगर एंड एंटीबायोटिक जो सॉल्यूशन है उनको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू स्टरलाइज करते हैं, क्योंकि इन्हें हीट से इनमें जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके अलावा साइटोस्कोप एंड एंडोस्कोप है, इनको हम ग्लूटाराल्डिहाइड से स्टरलाइज करते हैं। जो भी इन्फेक्टेड सॉइल्ड ड्रेसिंग्स होती हैं
उनको हम इंसिनरेशन के थ्रू स्लाइस करते हैं। स्किन है तो उनको आयोडीन और अल्कोहल के थ्रू स्लाइस करते हैं। मिल्क को हम पास्चुराइजेशन के थ्रू स्लाइस करते हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल मेथड में सबसे पहले ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट का मतलब ही है कि यहाँ पर जो हीटिंग है वो ड्राई कंडीशन में यूज की जाती है और यहाँ पर हीट को यूनिफॉर्म सर्कुलेशन के लिए फैन का भी यूज किया जाता है। यदि हम टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो हमें हाफ एन आवर के लिए किसी भी आर्टिकल्स को रखना पड़ता है। यदि हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं तो 1 घंटे के लिए रखना पड़ेगा और यदि 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं तो 2 घंटे तक हमें किसी भी चीज को स्लाइस करना पड़ता है। जो टाइम और पीरियड होता है स्लाइशन का वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा टेम्परेचर यूज किया है। और जो ड्राई हीट स्लाइजन होता है उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेड हीट स्लाइशन है, फ्लेमिंग है, इंसिनरेशन है और हॉट एयर वॉल। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्राई हीट स्लाइशन को इफेक्ट करते हैं? इसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ हीट, दूसरा टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स है और चौथा है कि कौन से टाइप का मटेरियल है। जो हम ड्राई हीट के द्वारा स्लाइशन करते हैं उसका क्या प्रिंसिपल होता है? तो जो ड्राई हीट के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है वो किल होते हैं, या तो उनमें जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स है वो डीनेचर्ड हो जाए, या उनमें ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है, या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें वो टॉक्सिक इफेक्ट आ जाता है जिसके कारण जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है। अब हम देखेंगे सबसे पहले फिजिकल स्लाइशन में रेड हीट। रेड हीट में ही हम देखते हैं कि इसमें जो भी मटेरियल होता है उसको हम डायरेक्ट बुनसन बर्नर में फ्लेम में तब तक रखते हैं जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए। जैसे इसका एग्जांपल है इनोकुलेटिंग लूप्स एंड वायर। जब भी हम इनोकुलेशन करते हैं तो उससे पहले हमको उन्हें रेड हॉट तक गर्म करना पड़ता है। इसके अलावा टिप्स ऑफ फॉर्सेप एंड निडल्स, इनको भी हमें रेड हॉट तक गर्म करना पड़ता है। दूसरा फ्लेमिंग। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम थ्रू रेड हॉट तक तो गर्म नहीं करते हैं लेकिन फ्लेम में कुछ देर के लिए रखते हैं, जैसे कि ग्लास स्लाइड है, स्कैल्पल्स हैं, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स हैं, इनको हम कुछ देर तक फ्लेमिंग में रखते हैं। नेक्स्ट है सनलाइट। सनलाइट जो होता है वो एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट शो करता है क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट रेज पाई जाती हैं। ये नेचुरल मेथड ऑफ स्लाइजन है, इसके द्वारा ही हम जो भी वाटर टैंक्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इनको ऑटोमेटिकली स्लाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के का मतलब ये है कि बर्न करना। इसके द्वारा और वो तब तक हम उसको बर्न करते हैं जब तक कि हमें ऐश ना मिल जाए। तो इंस्ट्रूमेंट यूज जो होते हैं वो इसमें यूज होता है वो कहलाता है इंसिनरेटर। इसमें जो होता है सॉइल ड्रेसिंग है, एनिमल क्रैकर्स हैं, बेडिंग्स हैं या पैथोलॉजिकल मटेरियल्स हैं, उनको हम इस इंसिनरेशन के द्वारा स्टरलाइज करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हॉट एयर ऑन। जो हॉट एयर ऑन होता है वो इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड फीटेड होता है और जो इसमें फैन होता है वो एयर को होमोजेनाइज करता है या उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है और टाइम को हम मेंटेन करते हैं। हमने ऑटोमेटिकली देखा था कि यदि हम किसी भी आर्टिकल्स को 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो वो 2 घंटे तक के लिए उसको स्लाइस करते हैं हॉट एयर ऑन में, और यदि 170 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 1 आवर तक के लिए उसको हॉट एयर ऑन में रखते हैं। यदि 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं तब हम उसे 30 मिनट्स तक हॉट एयर ओवन में रखते हैं। इसके अलावा कुछ ग्लासवेयर्स होते हैं जैसे कि ग्लास सिरेंज हैं, पेट्री डिश हैं, पिपेट्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि स्कैल्पल, सीजर, फोर्सेप एंड केमिकल्स जैसे कि लिक्विड पैराफिन, फैट्स, इन सबको भी हम हॉट एयर ओवन के द्वारा स्टरलाइज कर सकते हैं।
अब यदि हम हॉट एयरोन का स्लाइस कर रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। पहला कि वो तो ओवरलोडेड ना हो। दूसरा, उसमें जो भी हमने आर्टिकल्स या ग्लासवेयर्स रखे हैं उनको इस तरह से अरेंज करना चाहिए ताकि एयर का सर्कुलेशन हो सके। जो भी मटेरियल हमको स्लाइस करना है वो टोटली ड्राई होना चाहिए। और यदि हम उसमें टेस्ट ट्यूब्स हैं, फ्लास्क आदि रख रहे हैं तो उनको कॉटन प्लग से फिट करके रखना चाहिए। यदि पेट्री डिश हम यूज कर रहे हैं तो उनको पेपर से प्रॉपरली रैप करके रखना चाहिए। रबर मटेरियल या इन्फ्लेमेबल मटेरियल है तो उनको हमें हॉट एयरोन में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा यदि हमको किसी भी चीज को निकालना है तो हमको ऑटोक्लेव को उससे पहले बंद कर देना चाहिए और कम से कम 2 घंटे तक पहले उसे बंद करके रखना चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर कूल हो जाए और क्रैक ना हो। डिसएडवांटेज क्या क्या है अगर हम ड्राई हीटर या हॉट एयरोन का यूज करते हैं? तो पहला तो ये है कि ये ऑटोक्लेविंग से लेस रिलायबल होता है और दूसरा, बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ड्राई हीट को टॉलरेट नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में हम सबसे मॉइस्ट हीट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पास्चुराइजेशन, या बोल सकते हैं जिसमें बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम यूज करते हैं। जो पास्चुराइजेशन प्रोसेस है इसको हम मिल्क है, आइसक्रीम, योगर्ट और फ्रूट जूस के लिए यूज करते हैं। ये हीट टॉलरेंट माइक्रोब्स इसमें सरवाइव कर पाते हैं और इसमें ये जो होता है एक प्रकार का बैच मेथड होता है और टेम्परेचर जो है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको सबसे पहले लुइस पास्चर ने इन्वेंट किया था, इसीलिए इसका नाम उनके नाम पर पास्चुराइजेशन कहलाता है। और इसमें स्पॉयलेज ऑफ ब्यूरेज है। इसके अलावा बियर, मिल्क, वाइन, जूस, इन सब के लिए भी माइक्रोब्स जो रिस्पॉन्सिबल है उनको रिड्यूस कर सकते हैं। मिल्क को हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए रखते हैं। तो ये जो पास्चुराइजेशन की प्रोसेस होती है, ये पास्चुराइजेशन हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चुराइजेशन भी होता है जहां पर हम मिल्क को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल 15 मिनट्स के लिए रखते हैं और उसके बाद उसे तुरंत कूल करते हैं। ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने रखा और उसके बाद उसे तुरंत हमने कूलिंग कर दी। तो इस तरह से भी जो मिल्क है वो पास्चुराइज्ड हो जाता है या फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता है, या बोल सकते हैं उसमें जो अनवांटेड ऑर्गेनिज्म है वो रिमूव हो जाते हैं। अब हम देखते हैं टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे पहले हमने देखा था टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पर पास्चुराइजेशन देखा जिसमें कि हमने टेम्परेचर यूज किया था 65 एंड 72 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देखते हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे पहला होता है बॉइलिंग। तो हम जानते हैं कि बॉइलिंग, यदि हम किसी भी चीज को 10 to 30 मिनट्स तक बॉईल करते हैं तो बहुत से जो वेजिटेटिव फॉर्म्स होते हैं वो माइक्रोब्स के किल हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन स्पोर जो होते हैं उस कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। दूसरा होता है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन जो होता है इसमें भी हम स्टीम देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट्स के लिए 3 सक्सेसिव डेज के लिए। और ये मेथड हम वहां पर यूज करते हैं जैसे कि कोई एग है, सीरम है, या कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको 100 से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम नहीं दे सकते। तीसरा होता है स्टीम स्टिलाइजेशन। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 मिनट्स के लिए यहाँ पर रखा जाता है और ये जनरली मीडिया के लिए यूज किया जाता है। ऐसे मीडिया जो कि हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में जो किलिंग पावर होती है वो ड्राई हीट के कंपैरिजन में बेटर होती है। इसमें जो क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट ससेप्टेबल होते हैं फॉर मॉइस्ट हीट।
यदि हम ऑटोक्लेव के कंपोनेंट देखें तो इसमें एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होता है, इसमें लिड लगी होती है, स्क्रू क्लैंप होते हैं जो एयर टाइट या एस्बेस्टॉस वॉशर होते हैं। लिड में डिस्चार्ज, एयर एंड स्टीम और प्रेशर इन सब के लिए एक सेफ्टी वाल्व रहता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोक्लेव। ये एक प्रकार का क्लोज चैम्बर है जहां पर हम डिफरेंट मटेरियल्स को रखते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको हॉट एयर ओवन में ऑटोक्लेव में स्लाइस करते हैं। इसका प्रिंसिपल हम जैसे कि घरों में प्रेशर कुकर यूज करते हैं उसी की तरह का होता है। यहाँ भी जो टेम्परेचर होता है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर जो है वो 15 LBS प्रेशर होता है और जिसका होल्डिंग टाइम है 15 to 20 मिनट्स होता है। यदि हम टेम्परेचर 126 डिग्री सेंटीग्रेड करें तब हमको टाइम जो है 10 मिनट्स लगेगा और यदि हम टेम्परेचर को और बढ़ा दें 133 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो जो हमारा होल्डिंग टाइम है वो 3 मिनट्स ही रहेगा। ऑटोक्लेव का यूज हम हाई टेम्परेचर मटेरियल में यूज करते हैं। दूसरा कल्चर मीडियाज हैं, रबर है, मटेरियल है, गाउन्स है, ड्रेसिंग्स है, ग्लव्स हैं, इन सबको स्लाइस करने के लिए हम ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो ऐसे मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है जो जहां पर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं जो टेम्परेचर के लिए। यहाँ पर पोर साइज जो होता है 0.2 माइक्रोमीटर होता है और जिससे कि बैक्टीरिया तो इफेक्टिवली रिमूव हो जाता है लेकिन वायरस भी रिमूव होता है यदि पोर साइज 20 नैनोमीटर का हो, लेकिन प्रियॉन्स को हम इससे रिमूव नहीं कर सकते हैं। और जो फिल्टरेशन के द्वारा हम पास्चुराइज्ड डिस्पोजेबल यूनिट जो रहता है वो सील पैकिंग के थ्रू हम इसको परचेस कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में एक और है कि जो हम लैमिनार एयर फ्लो यूज करते हैं जनरली लैब में, वहां पर भी हीपा फिल्टर यूज किया जाता है और ये हीपा फिल्टर जो होता है वो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेटेड एयर फिल्टर होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है। टाइप्स ऑफ फिल्टर यदि हम देखें तो बहुत सारे होते हैं इसमें, जैसे कि कैंडल फिल्टर्स हैं, एस्बेस्टॉस डिस्क फिल्टर हैं, सेंटर्ड ग्लास फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, एयर फिल्टर और सिरिंज फिल्टर। हम जानते हैं कि कई बार जो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको कि यदि हम हाई टेम्परेचर दें तो उस कंडीशन में डीनेचर्ड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम फिल्टर का यूज करते हैं और जिससे कि बैक्टीरिया है, ईस्ट है और फंजाई है, ये सारे जो होते हैं वो फिल्ट्रेशन के थ्रू जो हमारा फिल्ट्रेट होता है वहां तक नहीं पहुंच पाते और एक प्रकार से हमको जो फिल्ट्रेट मिलता है वो स्टरलाइज रहता है। ये लैमिनार एयर फ्लो जहां पर भी हीपा फिल्टर का यूज किया जाता है जो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेटेड एयर फिल्टर होता है और यहाँ पर यूवी लाइट भी यूज किया जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन में हम देखते हैं कि आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग दोनों ही रेडिएशन जो होते हैं स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे है, गामा रेज है, तो एक्सरे और गामा रेज का यूज जनरली कमर्शियली यूज किया जाता है फॉर डिस्पोजेबल आइटम्स, कोल्ड स्टरलाइजेशन के लिए। इसके अलावा कॉस्मिक रे का भी यूज हम करते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में जैसे कि इंफ्रारेड है, इसका यूज हम मास जब स्टरलाइजेशन करते हैं सिरिंज और कैथोड्स का तो उस कंडीशन में इंफ्रारेड का यूज करते हैं। और यूवी
यूवी लाइट जो होते हैं वो यूज टू डिसइंफेक्ट ऑपरेटिंग रूम्स है, नर्सरीज है, कैफेटेरियाज है। अल्ट्रावायलेट इज यूज डिसइंफेक्टेंट इनक्लोज्ड एरिया जैसे कि बैक्टीरियल लेबोरेटरीज हैं, इनोकुलेशन हुड है, लैमिनार फ्लो है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं। ये सारे को स्टरलाइज करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट लाइट का या यूवी लाइट का यूज करते हैं। हम देखते हैं कि फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। केमिकल मेथड्स में हम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको एज ए स्टरलाइजर यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले है फिनॉल डेरिवेटिव्स, दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेलोजेंस, क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड्स, एल्कोहल जिसमें कि इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल है, एल्डिहाइड्स, एसिड्स, मेटालिक साल्ट एंड डाइस। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिनॉल एंड फिनोलिक कंपाउंड्स। तो फिनॉल में जो फिनोलिक डेरिवेटिव्स हैं उसमें फिनॉल, क्रिसॉल, रिसोर्सिनॉल और क्लोरोजाइनिनॉल। तो फिनॉल जो होता है उसके कंपाउंड का 5% जो इक्वस सॉल्यूशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेजिटेटिव सेल को किल करता है। जो बैक्टीरियल स्पोर और वायरसेस जो होते हैं वेजिटेटिव सेल की अपेक्षा ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं। और हेक्सॉक्सी रिसोर्सिनॉल या ऑर्थोफिनाइल फिनॉल भी फिनॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। जो फिनॉलिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें माइक्रोबियल सेल को एक्सपोज करने पर सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तथा जो सेल है प्रोटीन वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और एंजाइम के इनएक्टिवेशन से जो एमिनो एसिड का सेल से लिंकेज हो जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या बेंजोइल पेरोक्साइड। तो पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और भी बेंजोइल पेरोक्साइडाइज जो है इनका यूज भी हम एज ए केमिकल स्टरलाइजर जैसे कि वो कई चीजों का यूज हम जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है वहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है हेलोजन। हेलोजन में आयोडीन एंड क्लोरीन का यूज जनरली इंस्टॉलेशन में किया जाता है। क्लोरीन का यूज डिसइंफेक्टेंट में जो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई होता है और जो स्विमिंग पूल होता है उसमें किया जाता है। उसके अलावा फूड और जो डेयरी इंडस्ट्री में भी किया जाता है। क्लोरीन गैस जो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के रूप में उपयोग किए जाते हैं जो कि हाइपोक्लोरस एसिड से प्राप्त होते हैं। आयोडीन जो होता है वो मोस्ट इफेक्टिव जर्मासाइडिकल एजेंट्स होता है जो कि टिंचर आयोडीन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये जो टिंचर आयोडीन होता है उसमें 2% आयोडीन होता है और 2% पोटेशियम आयोडीन और 90% इथेनॉल होता है और ये एक प्रकार के सबसे बेस्ट हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट होता है जो कि किसी भी तरह के वुंड्स हैं, कट हैं या स्क्रैचेस को क्योर करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड। क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड में जो ये कैटायनिक डिटर्जेंट होते हैं और कमर्शियली एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। ये इनके द्वारा हम फ्लोर वॉल्स, सरफेस ऑफ हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स और जो दूसरे पब्लिक प्लेस होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। इन केमिकल्स के द्वारा जो प्रोटीन्स है उनका डीनेचर हो जाता है। एल्डिहाइड में हम देखते हैं कि जो फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर उसे इनएक्टिवेट कर देते हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसकी फ्यूम्स जो होती है हार्मफुल होती है। ये सॉल्यूशन के रूप में इंस्ट्रूमेंट के स्टरलाइजेशन में उपयोग किए जाते हैं और गैसीय अवस्था में पूरे इनक्लोज्ड एरिया को फ्यूमिगेट करने के काम आते हैं। एल्कोहल्स में हम देखते हैं कि इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल एल्कोहल इनका यूज किया जाता है। जनरली लैब में 70% जो इथेनॉल होता है उसको हम एज ए स्टरलाइजर यूज करते हैं।
मिथाइल अल्कोहल को सामान्य जनरली हम यूज नहीं करते क्योंकि इसकी फ्यूम्स जो होती है वो आंखों में परमानेंट इंजुरी कॉज करती है। जो 60% अल्कोहल होता है वो वायरस के लिए इफेक्टिव होता है। इसके अलावा मेटालिक साल्ट है जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक सल्फेट है, जिंक ऑक्साइड है, कैलामाइन है, इनका यूज भी हम एज ए स्टलाइजर यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ डाइज होते हैं जैसे जेंशियन वॉयलेट है, प्रोफ्लामिन है, एक्रिफ्लेमिन का भी यूज हम एज ए स्टलाइजर करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो केमिकल्स हैं वो एज ए डिसइंफेक्टेंट या स्टलाइजर के रूप में यूज किए जाते हैं। तो या तो उनमें क्या यदि हम कहीं पर केमिकल को एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं तो वहां पर प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी जो सेल मेम्ब्रेन में इंजुरी हो जाती है, या उनका प्रोटीन जो होता है कोआगुलेट हो जाता है, या फिर उनका जो प्रोटीन के फंक्शनल ग्रुप है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर लेता है जिससे कि उसे प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। These are the aldehyde compounds, formaldehyde and glutaraldehyde used as a disinfectant. Alcohols हमने देखा 70% इथेनॉल्स का यूज हम करते हैं, और इसे सबसे पहले जो रिपोर्ट किया है वो लॉरेंस एंड ब्लॉक ने 1968 में रिपोर्ट किया है। जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बेटर सॉल्वेंट होता है, बैक्टीरियासाइडल और लेस वोलेटाइल होता है, और इसका यूज जो होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए किया जाता है। कुछ हाइड्रोफोर्स कंपाउंड है जैसे कि बीटाडीन है, आइसोडीन है, इनका भी हम यूज एज ए स्टलाइजर करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये ऑक्सीडाइजिंग होती है इनमें, इसको जो है 35% से लेके 90% कंसंट्रेशन तक यूज करते हैं। थैंक यू।